तो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो जो लिवर फंक्शन टेस्ट की थी वो थोड़ी सी लंबी हो गई थी और आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। सो वील बी रियली क्विक, है ना। एक किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट, और दूसरी हम बात करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किडनी फंक्शन टेस्ट तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी थोड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पर लिवर फंक्शन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट शुरू करते हैं। इसमें हम सीधा पैरामीटर से शुरू कर रहे हैं। ये सब आपको पता है कि किडनी के फंक्शन को असेस करने के लिए मल्टीपल पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। जो किडनी का मेनली फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन इसका मेन फंक्शन होता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर वेस्ट जो हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। टू बिगिन विथ सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन क्या होता है? मसल मेटाबॉलिज्म का जो है बाय प्रोडक्ट होता है। इसे आप क्रिएटिन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्रिएटिन से एकदम कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिएटिन फॉस्फेट जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। और ये है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इसे मैं लिख देता हूँ, नॉट क्रिएटिन, क्रिएटिनिन है, ठीक है। ओके, तो ये क्या है? मसल मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट है और ये मसल मेटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। ओके, जो लोग जिम जाते होंगे उनको ये पता होगा क्रिएटिन क्या होता है, कुछ लोग लेते भी होंगे शायद। इट हैज़ गुड वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी, जिससे आपकी मसल जो है वो बल्कि दिखने लगती है, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, सीरम क्रिएटिनिन। दिस इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और जितने भी GFR कैलकुलेशन के फॉर्मूले हैं उन सब में हमें जो है ये दिख जाता है सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू। अब ये इंक्रीज लेवल आप समझ ही रहे हैं, जब किडनी सही से काम नहीं करेगी, एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा सही से, तो उस केस में CKD जैसे कि हो गया तो उसमें इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। मसल मास जब ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। तो अगर एथलीट्स जो होते हैं, बॉडी बिल्डर्स, उसमें कई बार सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू ज़्यादा आती है, तो उस समय में कॉशन थोड़ा सा दिखाना होता है, ठीक है। अब BUN मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बात करें अगर हम, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में ये कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज़ अ एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जब होता है लिवर में, उसका एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी लिवर फंक्शन टेस्ट में कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लिवर में हो रहा था, ठीक है, उसमें एंड प्रोडक्ट होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि रीनल डिसफंक्शन है तो नाइट्रोजन डेफिनेटली एलिमिनेट नहीं हो पाएगी। नाइट्रोजनस वेस्ट ही हमारा बॉडी एलिमिनेट करना चाहता है, वही एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से बर्न बढ़ जाएगा, ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सिर्फ सीरम यूरिया में क्या अंतर है, अभी हम बात करेंगे उस पर। तो डिहाइड्रेशन में भी बढ़ जाता है। अब इसमें तो सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी में पानी में घुला हुआ था, पानी में ऐसे घुला हुआ था, मतलब ब्लड में इतना कॉन्सेंट्रेशन था, अब क्या हुआ, पानी आपने कम कर दिया, डिहाइड्रेट हो गया, तो ये ऐसे ज़्यादा लगेगा ना आपको। तो डिहाइड्रेशन में तो सिंपल सी बात है, और हाई प्रोटीन इंटेक, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का ही वेस्ट है, तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। अब ये 1 क्रिएटिनिन रेशियो है, हम इससे कंसर्न है। ये जो है हमें प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल जो है AKI, उसको डिफ्रेंशिएट करने में, या एजोटीमिया, एजोटीमिया मतलब कि नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो अक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, उस कंडीशन को कहते हैं एजोटीमिया। इसको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। कैसे? अगर प्री रीनल AKI तो 20:1 से भी ज़्यादा होगा 1 क्रिएटिनिन रेशियो, और नॉर्मल ये होता है। बाकी रीनल और पोस्ट रीनल में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए रीनल, इंट्रिंसिक रीनल डिजीज़ है तो 10:15:1 है, पर ये इतना कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जितना कि ये है। प्री रीनल AKI में ये 20:1 से भी ज़्यादा होगा, और नॉर्मल क्या होता है 10:15:1। तो प्री रीनल AKI तो हम आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है। प्री रीनल AKI क्या होता है? AKI क्या है? अक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। प्री रीनल मतलब किडनी से पहले की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या है कि बॉडी में फ्लूइड कम हो रहा है, जिसकी वजह से किडनी पे स्ट्रेन पड़ रहा है और वो सारा वेस्ट फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, ये है प्री रीनल AKI। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है AKI क्या है, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, प्री रीनल कॉज समझ लें, प्री रीनल कॉज ऑफ किडनी डिसफंक्शन, ठीक। किडनी, अब आप समझ रहे होंगे कि किडनी डिसफंक्शन है तो रीनल कॉज ही होना है, नहीं, ऐसा नहीं। प्री रीनल कॉज में भी किडनी डिसफंक्शन हो सकता है,
तो बस याद करें प्री रीनल कॉज ऑफ किडनी डिसफंक्शन में ये 20:1 से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी आप जब मेडिसिन पढ़ेंगे, पैथोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें आपको फर्दर डिटेल्स पता चलेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब क्या है एस्टिमेटेड GFR, ये चीज़ आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ रखी होगी, आपको कुछ नहीं जानना है, आपको बस जानना है ये एक इक्वेशन होती है CKD EPI, नाम याद हो रहा है ठीक, नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं। GFR कैलकुलेट करने में हमें इन पैरामीटर्स जैसे कि क्रिएटिनिन के बारे में भी हमने पढ़ा, वो यूज़ होता है एज सेक्स जेंडर, मतलब एज सेक्स रेस, सॉरी एज सेक्स जेंडर तो एक ही हो गया, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका कि ये मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर है, क्योंकि GFR से आपको पता चल जाता है ना, आपको पता है कि कितने समय में किडनी कितना फिल्टर कर पा रही है। अगर आपको यही पता चल गया, आपका ये बोमेंस कैप्सूल होता है ना, यहाँ पे एक ग्लोमेरुलस होता है, एफरेंट आर्टीरियल होते हैं, तो अगर यहाँ पे कितना फिल्टर हो पा रहा है आपको यही पता चल गया, तो आप तो सब कुछ बता सकते हो ना। तो स्टेजिंग में हेल्प करता है ये, CKD की स्टेजिंग में हेल्प कर रहा है। अगर ये लेस दैन 60 है, लेस दैन 60 ml/min, ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा के लिए, तो इसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं अकॉर्डिंग टू किडिगो क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं डेफिनेशन कि अगर लेस दैन 60 ml/min फॉर ग्रेटर देन 3 months देन इट इज़ कॉल्ड CKD और क्रॉनिक किडनी डिजीज़। हम आते हैं सीरम यूरिक एसिड पे। यूरिक एसिड क्या होता है, ये होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि रीनल फेलियर में बढ़ जाता है ड्यू टू डिक्रीज रेस्पिरेशन, बहुत सही बात है रीनल फेलियर में। पर इसके और कॉजेज़ भी होते हैं जैसे कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, जब कोई ट्यूमर होता है बॉडी में और वो जल्दी जल्दी जो है हम कोई कीमोथेरेपी दे दिया मान लिया, तो जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होता है, उसके सेल्स जो हैं वो किल होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत हाई अमाउंट्स में यूरिक एसिड जो है वो यूरिन में आता है। गाउट एक कंडीशन होती है जिसमें यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव होती है, तो इन सब कंडीशन में सिरप में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, पर रीनल डिसफंक्शन में भी बढ़ेगा क्योंकि एक्सक्रीशन हो नहीं पाएगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है एल्डोस्टेरॉन के बारे में, है ना, और आपने अच्छे से पढ़ रखा है रास के बारे में, आपने अच्छे से पढ़ रखा है कहाँ से कौन सा आयन एब्जॉर्ब होता है, जनरली मेनली PCT से होते हैं, ठीक है। तो जो है हमारी किडनी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि एक एग्जांपल है छोटा सा कि सोडियम और पोटेशियम का इम्बैलेंस हो जा रहा है अक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, बिल्कुल सही बात है। बाइकार्बोनेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, बिल्कुल सही बात है, एसिडोसिस है ना, तो उसमें बाइकार्बोनेट डिक्रीज़ हो जा रहा है जिसकी वजह से एसिडोसिस हो रही है, बिल्कुल सही बात है। और फिर कॉम्पेंसेटरी जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपको पता है क्या होती है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होती है, तो वैसे बॉडी कॉम्पेंसेट करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग इसलिए डायलिसिस में बहुत क्रूशियल है, बहुत सही बात है। अब कैल्शियम, फॉस्फोरस और पैराथायरॉयड हार्मोन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो मेन था वो यहीं तक था, इलेक्ट्रोलाइट्स तक आप इसमें देख लेते हैं। ये कुछ अदर टेस्ट हैं जो किडनी की फंक्शन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो है ये भी एक्सक्रीट तो किडनी से ही हो रहा है, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है कि कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, तो ये बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा, ठीक है। पैराथॉर्मोन ये क्या होता है ना, पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन, ये क्या होगा क्योंकि कैल्शियम कम हो रहा है, तो ये पैराथॉर्मोन जो है कैल्शियम सीरम कैल्शियम बढ़ाने का ट्राई करता है, इसलिए बढ़ जाता है, तो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इसे कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया, एक चीज़ होती है, ये क्या होता है माइक्रो एल्ब्यूमिन, या फिर इसे हम कह सकते हैं यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, यूरिन है ये, सीरम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो, दिस इज़ अ अर्ली मार्कर। अब आजकल जो है हम ये टारगेट नहीं कर रहे हैं कि हम जो है पेशेंट मरने वाला हो उसके 1 महीने पहले बताएं कि इसको बीमारी है, अब हम टारगेट कर रहे हैं कि जब पेशेंट बचाया जा सकता है, जब पेशेंट मेंटेनेंस पे बहुत लंबे समय तक रह सकता है, डायलिसिस में पहुंचने से पहले ही वो हमें पकड़ में आ जाए और हम उसमें दवाएं दे दें या फिर जो है हम उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करा के डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें। तो डायबिटीज़ हाइपरटेंशन जैसी डिजीज़ में ये बहुत अच्छा मार्कर है
अर्ली मार्कर है, ठीक है। फिर करते हैं यूरिन एनालिसिस, जिसमें कि आरएम, यूरिन आरएम जो है ये किडनी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत अच्छा एक टेस्ट है ना। डिपस्टिक क्या है, आरएम के लिए तो आपको एक बॉटल में निकाल के लैब भेजना पड़ेगा, पर डिपस्टिक क्या होती है, एक स्ट्रिप होती है जिसे आप घर में आपने जैसे सैंपल निकाला, आप इसमें घर पे ही इसमें टेस्ट कर सकते हैं। डिपस्टिक आपने पानी में डाला, मतलब यूरिन में डाला, और आपने निकाला और फिर उसका कलर मैच किया एक ऑलरेडी दी हुई स्ट्रिप के साथ, और उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रोटीन कितना आ रहा है, ग्लूकोज कितना आ रहा है, तो ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो कई सारी डिजीज़ जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, इसमें लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के लिए डिपस्टिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये किस लिए यूज़ होता है, ग्लोमेरुलर और ट्यूबुलर डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलर डिजीज़ है तो क्या मेनली आएगा, प्रोटीन आएगा, ठीक है, प्रोटीन मेनली आता है ग्लोमेरुलर डिजीज़ में। अब यहाँ पे क्लिनिकल टिप क्या है कि BUN और सीरम यूरिया की भी हमने बात करी, तो इन दोनों में अंतर क्या है, देखो आपने ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा आ रहा है, और यहाँ पे सीरम यूरिया है, ठीक है। तो ये क्या अकाउंट्स फॉर नाइट्रोजन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक, और ये क्या करता है, टोटल यूरिया कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, नया पैरामीटर लाइन, मोर यूज़ क्लिनिकली। और क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट लेवल इज इम्पॉर्टेंट फॉर मॉनिटरिंग द रीनल डिसऑर्डर, सिंपल सी बात है। तो इस तरह आपका पूरा होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे, थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये भी छोटा सा ही है, आपने फिजियोलॉजी में ऑलरेडी ये पढ़ रखा होगा कि हाइपोथैलेमस जो है क्या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है सिक्रीट करता है, फिर पिट्यूटरी जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती है, फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 और T4 हार्मोन सिक्रीट करता है। अब T3 और T4 की फंक्शनिंग जल्दी से बता दें कि T3 जो है वो आपका फंक्शन करता है, मतलब एक्टिव फॉर्म है, और T4 जो है वो सर्कुलेट होता है, सर्कुलेटरी फॉर्म है, ठीक है। सिंथेसिस के बारे में ये कुछ स्टेप हैं, जैसे सबसे पहले क्या होगा, TSH स्टिमुलेट करेगा आपके थायराइड ग्लैंड को, तो उसमें क्या होगा, आयोडीन ट्रैपिंग होगी सोडियम आयोडाइड से, पोर्टर की मदद से, पर अभी I- है, आयोडाइड आयन है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। 6 स्टेप्स होते हैं पूरे, एज इट इज़ आपको याद करने हैं, आपने फिजियोलॉजी में किए होंगे ऑलरेडी। तो आयोडीन ट्रैपिंग हो गई, फिर उसके बाद में ऑर्गेनिफिकेशन, मतलब टायरोसिन के साथ मिलके थायरोग्लोबुलिन बना, फिर उसके बाद में कपलिंग रिएक्शन हुई, T3 T4 बन गए। अब क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, क्योंकि सब एक साथ नहीं निकालते हैं, सब एक साथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थायराइड स्टॉर्म हो जाएगी, सब एक साथ नहीं निकालना है। और फिर क्या करना है, एंडोसाइटोसिस एंड रिलीज, एंडोसाइटोसिस होगी और रिलीज होगी। ये किससे मीडिएटेड होती है, कैल्शियम मीडिएटेड होती है, कैल्शियम मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगी और रिलीज हो जाएगा, ठीक। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक तो हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखते हैं, T3 देख लिया, T4 देख लिया। फ्री जो देखते हैं, फ्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। टोटल भी देख लेते हैं, इससे हमें अनबाउंड जो है वो फ्री से पता चल जाता है, और बाउंड जो है टोटल से माइनस करके पता कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, कुछ और चीज़ें हो गई जैसे कि एंटी TPO एंटीबॉडी, ये जनरली थायराइड फंक्शन टेस्ट का पार्ट नहीं होते हैं, पर इसे हम एडजंक्ट की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी हम बताएंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म जैसा भी सिनेरियो है वैसे इन दोनों टेस्ट को कराते हैं, ठीक है, ओके। अब फ्री हार्मोन FT3 FT4 आप प्रेफर डेफिनेटली, क्योंकि वही तो हैं जो एक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए हम फ्री को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नॉर्मल रेफरेंस रेंज हो गई है, इसमें आपकी TSH की रेंज जो है वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो रेंजेस अभी आपको याद नहीं करनी है इस लेवल पे। क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है ये देख लेते हैं। तो देखो, एक होती है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब प्राइमरी मतलब कि ग्लैंड के लेवल पे दिक्कत है। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके थायराइड हार्मोन्स कम हो जाएंगे, T3 T4 कम हो जाएगा, और कॉम्पनसेटरी रेज TSH हो जाएगा, TSH बढ़ जाएगा। इसके सिम्टम क्या होंगे, जैसे कि सिम्टम्स तो आपने पढ़ रखे होंगे फिजियोलॉजी में, फटीग होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, वेट गेन होगा, एलोपीशिया होगा, ब्रैडीकार्डिया होगा, ठीक है। ऐसे ही हम आते हैं प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में। अच्छा, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में एक और कॉज होता है
आयोडीन डेफिशिएंट गोइटर, है ना, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है, क्योंकि अब हम आयोडाइज सॉल्ट खा रहे हैं ना, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे खिसक गया है, वरना पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज हुआ करता था। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड के लेवल पे प्रॉब्लम है, इसे हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़। इसमें क्या होगा, T3 T4 बढ़ जाएंगे, तो कॉम्पनसेटरी रिड्यूस TSH हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉम्पनसेट करना है ना इसके लिए, इसलिए होगा। सिम्टम्स इसके क्या होंगे, वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, एंग्जाइटी, ट्रेमर्स, है ना, टैकीकार्डिया, गोइटर, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। गोइटर दोनों में ही मिल सकता है ना, गोइटर दोनों में मिल सकता है, यहाँ पे भी और हाइपोथायरॉयडिज्म में भी। सब क्लिनिकल का मतलब क्या है कि अभी सिम्टम्स नहीं आए हैं, तो मतलब फ्री वाले हार्मोन जो है वो नॉर्मल होंगे, हालांकि स्टोर्स कम हो रहे हैं, तो आप टोटल कराएं तो शायद वो कम आए, जिसकी वजह से TSH बढ़ गया कि भाई धक्का मारने लगा ग्लैंड को कि और बढ़ाओ, सिक्रीशन बढ़ाओ। ठीक है, अब सब क्लिनिकल हाइपो है, वैसे ही सब क्लिनिकल हाइपर है, सेम सी बात है ना। अच्छा, अब आते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी मतलब कि ग्लैंड के लेवल पे दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत कहाँ होगी, अभी हमने एक्सेस पढ़ा, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के लेवल पे दिक्कत है, तो उस केस में क्या होगा, TSH कम हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जब स्टिमुलेशन ही कम है तो ये भी कम है। तो अगर आप देखें एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ग्लैंड के लेवल में प्रॉब्लम है, और अगर एरोस सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ऊपर से प्रॉब्लम है ना। क्यों, क्योंकि आपका ये एक्सेस ख़राब हो गया ना, एक्सेस ही ख़राब हो गया है, तो ग्लैंड कैसे काम करेगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आते हैं यूथायराइड सिंड्रोम। ये क्या होता है, क्रिटिकली इल पेशेंट में देखने मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपका नॉर्मल भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, T4 सर्कुलेटिंग, पर T3 जो है, जो एक्टिव है, वो लो होता है विदाउट एनी थायराइड डिजीज़, है ना। और ये जैसे ही पेशेंट ठीक होता है, उसमें ये वापस से नॉर्मल आ जाते हैं। ठीक है, TSH लो नॉर्मल कुछ भी हो सकता है, लो T3 बस इसका देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फैक्टिशियस का बस मतलब पता होना चाहिए कि आप एक्सोजीनस इनटेक कर रहे हैं थायराइड हार्मोन का। ये क्यों कर रहे हैं, ये वेट लॉस जो लोग करना चाहते हैं तो बाबा जी के पास जाते हैं, और बाबा जी बंगाली बाबा होते हैं, वो ये थायराइड हार्मोन को चूरन में देते हैं, हाँ, और फिर जो है वो थायरोनॉम की टैबलेट पीस के दे देते हैं, और क्या ही है, तो थायराइड हार्मोन जो है देते हैं, और फिर ये वेट लॉस जो है करा देता है, पर उसके साथ बहुत सारी और दिक्कतें कराता है। तो ऐसी कोई भी दवा ना लें वेट लॉस के लिए, और एक्सरसाइज करें, जो कि सबसे सक्सेसफुल तरीका है और बिना किसी हेल्थ रिस्क के आ रहा है। इसमें क्या होगा, क्योंकि आप बाहर से थायराइड ले रहे हैं, तो फिर एक्सेस कहेगा कि अब मेरा क्या काम है, तो TSH कम कर देगा, पर आपका ये बढ़ा होगा, तो थायरोग्लोबुलिन कम हो जाएगा, स्टोर्स भी कम हो जाएंगे, है ना। ठीक है, इसमें आपको नो गोइटर मिलेगा, नो आई साइंस मिलेंगे, ये आपको क्लू मिल जाएगा कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं है ग्लैंड के लेवल पे, उसके और कोई साइंस भी नहीं है, बट थायराइड हार्मोन के सारे इफेक्ट मिल रहे हैं, तो इसे आप हाइपर थायराइडिज्म नहीं, इसे आप कहेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस। थायराइड हार्मोन बढ़ने से दिक्कत है, ग्लैंड ज़्यादा नहीं निकाल रहा है, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा नहीं निकाल रहा, वो सही काम कर रहा है, थायरोटॉक्सिकोसिस कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं वोल्स-चाइकोफ और जॉर्ज बेस्डो। ये दो फिनोमेना होते हैं, बहुत आसान है। वोल्स-चाइकोफ का मतलब है कि आप आयोडीन जब खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा आयोडीन खाने लगे, तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, मतलब थायराइड हार्मोन कम हो जा रहा है, पर ये ट्रांजिएंट है, ये फिर चला भी जाएगा। ऐसे आप कहेंगे आयोडाइज नमक खा रहे थे तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं है। आयोडाइज नमक में तो बहुत कम होता है, जब आप हाई डोजेज में एक्सेस लोगे, पहले एक्सेस लोगे, और एक्सेस आप नमक से तो नहीं कर सकते, एक पैकेट नमक तो एक बार में खा नहीं जाओगे, है ना। तो वो कब करोगे, जब आप एमायोडेरोन ले रहे हो, है ना, ये एंटी एरिथमिक ड्रग होती है, या फिर कॉन्ट्रास्ट अब जब पड़ता है, CT के लिए कॉन्ट्रास्ट होता है, MRI के लिए होता है,
तो वो कॉन्ट्रास्ट जब यूज़ करते हैं तो उसमें जो है ये आयोडीन का एक आयोडाइज कॉन्ट्रास्ट होते हैं, तो उसमें आयोडीन का एक्सेस हो जाता है और वो जो है ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म करता है, जो अपने आप जो है नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, तो ये गिर गया जिसकी वजह से TSH ने कहा भाई बढ़ा लो, तो बढ़ गया, ये TSH बढ़ गया। ठीक, अच्छा अब आते हैं जॉर्ज बेस्डो पे। जॉर्ज बेस्डो में क्या है, ये आयोडीन एक्सपोजर यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे हाइपर हो जा रहा है। हाइपर थायरॉयडिज्म क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इनको लेटेंट थायराइड ऑटोनॉमी थी, मतलब थायराइड अपने आप काम कर रहा है, मतलब इसमें थायराइड ग्लैंड में पहले से कोई हल्की फुल्की दिक्कत रही होगी, है ना, जो कि आयोडीन एक्सपोजर से हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया, जैसे कि मल्टी नोडुलर गोइटर। अब यूजुअली लोग नोटिस नहीं करते हैं मल्टी नोडुलर गोइटर अनलेस वो बहुत ही कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो जाए, और कई लोग तो उसके बाद भी सोचते हैं कि क्या ही इलाज कराएंगे क्योंकि दर्द तो हो नहीं रहा है, तो इस वजह से काफ़ी इग्नोर करते हैं लोग। और थायराइड की ऑलरेडी एक डिजीज़ रही होती है, जिसके बाद अगर आयोडीन एक्सपोजर होता है तो वो हाइपर थायरॉयडिज्म करा देता है। तो ये जॉर्ज बेस्डो फिनोमेना दोनों ही जॉर्ज बेस्डो वोल्स-चैकॉफ आयोडीन एक्सेस से हो रहे हैं, पर इसमें वोल्स-चैकॉफ में एक्सेस है और इसमें जो है आयोडीन का एक्सपोजर है बस, और रिजल्ट्स डिफरेंट है। ठीक है, अब फाइनली लास्ट पॉइंट कि जो TFT है, थायराइड फंक्शन टेस्ट है, उसको आप क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में हमेशा देखें, क्योंकि आपने देखा ये एरो अप डाउन ये सिमिलर बहुत सारे कंडीशन में मिलेगा आपको, तो आपको क्लिनिकली देखना पड़ेगा कि पेशेंट का थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ है क्या, या फिर पेशेंट कहीं बाहर से कोई आयुर्वेदिक दवा खा रहा है क्या, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। या पेशेंट का भी कोई CT स्कैन हुआ है क्या, MRI हुआ है क्या, MRI में जनरली ये कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है, MRI हुआ है क्या पेशेंट का, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप USG नेक करा के भी थायराइड ग्लैंड को देख सकते हैं कि कहीं वो ग्रैनुलर नोडुलर तो नहीं है, तो USG नेक आप कराते हैं। इसके अलावा एक होता है रेडियो आयोडीन स्कैन भी होता है ना, तो वो भी करा सकते हो। तो इन सब तरीक़ों से आपको पता चल सकता है कि उसका क्या स्टेटस है, ग्लैंड का क्या स्टेटस है, और अगर बॉर्डर लाइन है तो कुछ समय बाद आप फिर से करा के देखें, क्योंकि ये फ्लक्चुएंट होता है और ये इलनेस स्ट्रेस मेडिकेशन की वजह से अप एंड डाउन होता रहता है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया किडनी फंक्शन टेस्ट और थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, थैंक यू, आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प हुआ होगा इससे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।